बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित सभी 1,20,336 विद्यार्थी शिक्षकों को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसको लेकर पटना के गांधी मैदान में बड़े समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं इस टीचर बहाली को लेकर एक समय नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल रखा है। मांझी ने इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है और इसका उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और आयोग को सबूत भी सौंपे जाने की बात कही है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राज्य में जो शिक्षकों की बहाली करवाई जा रही है, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसको लेकर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिकायत भेज रहे हैं। इसके साथ ही हम इसकी शिकायत बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी भेज रहे हैं। हम इस मामले में जांच की मांग करते हैं। इस मामले में बारीकी से जांच किया जाना चाहिए और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। मांझी ने आगे कहा कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर खेल हुआ है और मैं पहले दिन से ही यह बातें कह रहा हूं। मैं हर दिन कह रहा हूं कि इस परीक्षा में वापस से जांच की जानी चाहिए। इसमें धांधली हुई है और 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटना गलत है। जेडीयू पर बोलते हुए मांझी ने कहा कि जेडीयू के नेता कहते हैं कि जीतन राम मांझी ऐसे ही बोलते हैं, उनको प्रमाण देना चाहिए। तो हमारे पास प्रमाण है। हर परीक्षा में 5 से 10% परीक्षार्थी उपस्थित नहीं रहते हैं, जबकि नियम तो ये है कि जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है उनको समय दिया जाता है। दूसरे राज्यों के बच्चों को मौका दिया गया है, ये अनियमितता है। हमारे पास सबूत है, काफी धांधली हुई है, लेकिन सुधार करने के बजाय फिर परीक्षा ले रहे हैं। हम समझते हैं कि अन्याय हुआ है, पूरा सबूत है, इसकी जांच हो, इसका फलाफल आने के बाद ही परीक्षा हो। वहीं मांझी ने सीएम नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने को गलत ठहराते हुए कहा कि बिना जांच हुए नियुक्ति पत्र बांटना विद्यार्थियों के साथ अन्याय जैसा होगा, इसलिए पहले जांच हो, फिर उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटा जाना चाहिए। देखिए, इस संबंध में हमने अपनी बातें कही और उस प्रकार के लोग हमारे पास मिले हैं। हमारे पास कुछ जदयू के साथी और लोग बोलते हैं कि जीतन मांझी ऐसे ही बोलते हैं, प्रमाण दें। तो हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण का जिस यही है कि 11 एवं 12 के शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन, जिसको डीवी कहते हैं, के दौरान कुल 1698 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए हैं, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। परीक्षा फल के पहले जब दस्तावेज डीएवी का सत्यापन जो हुआ तो अयोग्य पाए गए थे, उनमें घोषित योगदान करवाया जा रहा है, यानी कि जो अयोग्य पाए गए थे उनको भी घोषित किया गया, जो ये प्रमाण है। और डीएवी कहते हैं सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हमारा कहना है कि हर परीक्षाएं में कम से कम 5% से 10% लोग अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ क्या है, इस परीक्षा में जब लाखों लोग दिए हैं तो मात्र 125 या 126 अब्सेंटी बताए गए हैं, जो एकदम असंभव है। अगर एक केंद्र पर एक भी अब्सेंट होंगे तो बिहार में कितने केंद्र थे? तो हजारों केंद्र पर तो कम से कम उतना तो अब्सेंटी माना जाता, लेकिन उतना अब्सेंट नहीं माना गया है। एक चीज़ है, इसके आधार पर भी हम कहते हैं। और दूसरा है कि परीक्षा के अनिवार्य विषय में अनुपस्थित एवं असफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 दिखाई गई है, जो अभी हम कहे हैं, जबकि वास्तविक रूप में इससे कहीं अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिसकी चर्चा हम पहले कर दिया। ये भी प्रमाण है, आपके यहाँ दस्तावेज है, आप देखिए कितने लोग हुए हैं, कितने अनुपस्थित हैं और कितना कौन उपस्थित आप बताए हैं। फिर ये कहा गया है कि जो परिणाम आ गया है परीक्षार्थियों का, उनको ORM में कई महत्वपूर्ण कॉलम नहीं भरे हैं, लेकिन उनको भी जो पाया गया है। और परीक्षा फल के बाद अभ्यर्थियों के परीक्षा के बारे में भरे गए फॉर्म एवं दस्तावेज का जो संशोधन का अवसर दिया गया है, ये क्या है? नियम है कि परीक्षाएं होती है, परीक्षा फार्म भरा जाता है, जिनका फार्म ठीक नहीं होता है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब आप यहाँ रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः आप वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है?
इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता की बू आती है। और उसी रूप में हमारे लोगों ने जो दिया है कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोला है, उसमें एक जगह बात आई है एक बात और आई है कि STET 2019 के एडवर्टीजमेंट संख्या सो एंड सो की कंडिका संख्या 7 का एवं 9 में अभ्यर्थी को भारत के नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का नागरिक होना जरूरी बताया गया है। इसका उल्लंघन करते हुए सीरियल नंबर से कहा जाए दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। तो ये अनियमितता नहीं है तो क्या है? इसी को हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये किया गया है। दूसरा चीज़ में है कि STET 219 में सम्मिलित होने की आयु 1/8/98 के पूर्व की थी, जबकि इसके बाद जन्म लिए अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल किए गए हैं। समझी गई हुई बात हमारी कि हमारी बात ये नहीं है। STET 2019 में सम्मिलित होने की आयु 1/8/98 की पूर्व की थी, एडवर्टीजमेंट की बात थी। और इसमें जो बहाल किया गया है उसके बाद में जन्म लिए हुए लोगों को मेधा सूची में शामिल किया गया है। ये प्रमाण नहीं तो और क्या है, एक चीज़ है। और इसी तरह से हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को देंगे और उसमें बताएंगे। सबूत है हमारे पास कि काफ़ी धांधली हुई है। इस धांधली को सुधार करना चाहिए और सुधार करने के बजाय फिर सुनते हैं कि डेट नहीं उन्होंने तय कर लिया है कि अमुक डेट से परीक्षा होगी। तो ये मेरा कहने का मतलब कि जिस प्रकार से पहले परीक्षा आप लिया है उसी प्रकार से फिर परीक्षा लीजिएगा, उसी पर क्या अनियमितता होगी। इसीलिए हम समझते हैं कि ये अन्याय हुआ है। और एक चीज़ और है, माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेशानुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में TRE एडवर्टीजमेंट 26/2023 के में सिर्फ संगीत विषय के अभ्यर्थियों को STET 203 में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो वेरीफाइड कॉपी का जो माना गया है, माने उस डेट के बाद माना गया है, और बाकी सबको नहीं माना गया है। लेकिन इसी संगीत टीचर के जो हड़ताल दिखलाई गई है उसी के अनुरूप मान करके दूसरों को भी दिया गया है। उसमें देखिए अनुलग्न के 12 में उसका नाम दिया गया है। और फिर ये भी मान लिया गया सत्यापित किया गया है जिसमें NCA या EWA या डोमेस्टिक सर्टिफिकेट 12/7/23 के बाद का है। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना विभाग के ढुलमुल नीति या योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाने गया है। हमारा कहने का मतलब है कि काफ़ी है और इसी में हम लोग इसको जोड़े हैं और जोड़ करके दे रहे हैं और पूरा एक सबूत है। और इसकी जांच हो और ये जांच होने के बाद यानी इसका फलाफल आने के बाद ही कोई नई परीक्षा ली जाए, ये उचित होगा। और नहीं तो पहले परीक्षा ले जाने का मतलब है कि आप लिपापोती पहले भी किए हैं फिर भी लिपापोती किए हैं। ये देखिए, हम लोग सीट के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। जो प्रक्रिया है NDA अपना चुनाव में लगे हुए हैं, कहीं कहीं सब साथी लोग लगे हुए हैं, सबको मौका दिया जा रहा है काम करने का। और चुनाव के बाद हर जिला में हर प्रांत में जहाँ लोकसभा का चुनाव तो सभी प्रांत में होना ही है, वहाँ NDA के टीम लोग आएंगे, शीर्षस्थ नेतागण में से प्रमुख लोग आएंगे और तय करेंगे। और इस बीच में कुछ एजेंसी से ऐसा आकलन किया जा रहा है कि कौन ऐसा कंस्टिट्यूंसी में जहाँ कौन जीत सकता है। ये सब की स्थिति को समझते हुए फिर निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई निर्णय नहीं। सर, RJD के एक विधायक ने कहा है कि माँ दुर्गा जो है वो काल्पनिक पात्र है। देखिए, ये आस्था का विषय है। मानिए तो पत्थर और न तो भगवान, यही मान्यता है। लोग मिट्टी को भी भगवान मान करके लोग पूजा करते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो आस्था का देश है। यहाँ आस्था से ही बहुत सा काम चलता है। तो हम न माने अलग बात है, आप न मानिए अलग बात है, लेकिन कोई मानते हैं उसके आस्था पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर ऐसा वो बोलते हैं सार्वजनिक रूप में तो उनकी गलती है। वो कहें कि हम नहीं मानते हैं,
लेकिन दुनिया मान रही है, वैसे चीज़ को उनको वर्जन करना चाहिए अपने वक्तव्य। आरजेडी के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम प्रतिदिन अफसर को गाली देते हैं, सुरेंद्र यादव पर भी निकलता है। हाँ, हमने भी सुना है ऐसा और देखा भी है टीवी पर। अब इसके संबंध में हम बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आदमी जिस संस्कार में पलता है तो उसी रूप में काम करता है, और जिस पद्धति से वो काम लेता है उसी पद्धति में विश्वास करता है। तो जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी का जो कार्यकलाप हम लोग देख रहे हैं वो लगभग उनके बातों से मिलता जुलती है। तो वैसी परिस्थिति में वो व्यक्तिगत थोड़े कुछ कह रहे हैं, वो तो पार्टी का ही एक तरह से सिद्धांत है और उसी के आधार पर लोग चलना चाहते हैं, जिसका जनता फैसला करेगी 2025 में या 2024 में भी। इसलिए वो कहते हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं बोलते हैं, ये बोले हैं ऐसा मैं मानता हूँ। राजनीति में स्वच्छता और शुचिता का जगह होता है, न कि अनर्गल बात का और अश्लील बात का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।